हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में, जिसमें अंतिम में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किए थे। अब लास्ट वीडियो इस फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम लोग अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में यूज हो रहा है, तो हर एक फील्ड्स की आवश्यकताएं भी अलग अलग होंगी। जिन डेटा पर कंप्यूटर्स को काम करना होगा वो डेटा भी अलग अलग तरह का होगा। जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है कंप्यूटर का, उसका भी जरूरत अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो कंप्यूटर्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे, इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग शर्तें हैं। पहला तो हम लोग बात करें पर्पस वाइज कि इसका उद्देश्य क्या है। कि जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम लोग कंप्यूटर्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स और दूसरा जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इन दोनों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जैसा नाम से पता चल रहा है, अगर हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स का बात करें तो ऐसे कंप्यूटर्स जो किसी स्पेसिफिक टास्क, कुछ खास किस्म के काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। अब जैसे मान लो हम कहेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में एटीएम मशीन जो है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, लेकिन वो क्या हो गया, तो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गया कि उसका काम केवल ये है कि लेन देन या जो ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड रखना, उसके ऊपर काम करना। आप कैश निकालते हो, आजकल एटीएम में कैश डिपॉजिट भी होता है, आप उसका स्टेटमेंट निकालते हो अकाउंट का, पिन चेंज करते हो। तो ये मुख्यतः इसी काम के लिए ही बना हुआ है। ये वर्सटाइल नहीं है, मतलब इसमें और कोई दूसरा काम हम लोग नहीं कर सकते। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को हम लोग वही कहेंगे कि ऐसे कंप्यूटर्स जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं, उनको हम और डिफरेंट काम्स के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। नेक्स्ट है जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का हम लोग बात कर रहे हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है बहुत तरह के कामों को कर सकता है, अलग अलग टाइप का इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, और हम लोग कह सकते हैं कि काउंटलेस एप्लीकेशंस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब एक ये कहा जाए कि जनरल कामों के लिए हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसमें पहले से कोई कह सकते हैं इनपुट हमारा स्टोर्ड नहीं रहेगा, है ना। एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम लोग इनपुट प्रोग्राम इसको एक्सेप्ट कराते हैं और उसके आधार पर वो काम करता है। जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में क्या है कि वो प्री प्रोग्राम्ड रहता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, जिसके लिए वो बनाया गया है। तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम उसमें पहले से इंस्टॉल रहता है, प्री इंस्टॉल रहता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग केवल उसी खास काम को वो पूरा करता है। जबकि जनरल पर्पस में ऐसा नहीं है। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम लोग इनपुट उसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम इनपुट, और उसके बेसिस पर जो काम उसको करना होता है वो काम वो परफॉर्म करता है। तो ये तो बात चलिए हो गया पर्पस वाइज
क्लासिफिकेशन के बारे में। अब चलिए हम लोग आते हैं कि ऑपरेशन वाइज या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज। मतलब जो डेटा एज इनपुट इसको कंप्यूटर को मिल रहा है, उस आधार पर भी हम लोग कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा एज इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है। तो उस आधार पर अगर हम लोग कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन करें तो उसमें पहला टाइप हम लोग ये कहेंगे कि आएगा एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होगा भाई? तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो है ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, है ना। एनालॉग कंप्यूटर्स आर हम लोग कह सकते हैं कि दिस कैन वर्क ऑन कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज। इसको हम लिख देते हैं कि इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मान लो सच एज वेट, टेम्परेचर, करंट एटसेट्रा, इन पर ये काम कर सकता है ना। तो कहने का मतलब एज इनपुट डेटा, इसमें तुमको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हो सकता है, मतलब वोल्ट के रूप में इनपुट मिले, एम्पियर के रूप में इनपुट मिले, ठीक है। फिर हमारा टेम्परेचर है तो सेल्सियस के रूप में इसको इनपुट मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा फिजिकल कंटिन्यूअस क्वांटिटीज के रूप में और तब उन डेटा पर ये काम करेगा। अब इसमें क्या होता है कि डिमेरिट ये है कि ये स्लो होता है इन कंपैरिजन टू, अभी हम लोग अगला जब देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स, तो उसके तुलना में ये स्लो प्रोसेसिंग करता है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है ना। और जनरली इसका उपयोग जो है इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह फील्ड में किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर से हमारा यही मतलब हो गया कि द कंप्यूटर्स दैट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वेट, टेम्परेचर, करंट एटसेट्रा, और ये इनपुट के रूप में वोल्ट, एम्पियर, सेल्सियस, ये सब एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में। अब ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर सिस्टम है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो है ये डिसकंटिन्यूअस डेटा पर काम करता है, विच आर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ 0 and 1, दैट इज इन द बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्म में चेंज करके उस पर ये काम परफॉर्म करता है। और अगर तुलना किया जाए इनका एनालॉग कंप्यूटर के साथ, तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है और ये वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारा काम, ये अलग अलग तरह का काम परफॉर्म कर सकता है। एनालॉग कंप्यूटर का जो काम करने का स्कोप है, एरिया है, वो लिमिटेड है। जैसा कि हम कह चुके हैं तुमको कि एनालॉग कंप्यूटर्स को हम लोग प्राय इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह वाले फील्ड्स में ही उपयोग में लाते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे दैनिक जीवन से लेकर के ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी वो उपयोग में आता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो है डिसकंटिन्यूअस डेटा पर काम करते हैं, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में उनको बदलते हैं, और ये एनालॉग कंप्यूटर्स के तुलना में काफी ज्यादा फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स में।
हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइब्रिड का मतलब हो गया भाई दोनों का मिला हुआ, मतलब ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल्स पर भी काम करता है और डिजिटल सिग्नल्स पर भी काम करता है, एनालॉग डेटा पर भी काम करेगा, डिजिटल पर भी काम करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, बेस्ट फीचर दोनों का यूज करके ये डेटा पर काम परफॉर्म कर रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और जनरली इनका उपयोग होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। अगर तुम लोग कभी देखे होगे मूवीज वगैरह या सीरियल्स वगैरह में कि अगर कोई पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में रहता है तो क्या होता है कि वो एक मॉनिटर लगा हुआ रहता है जहां पर कुछ सिग्नल्स ग्राफिकल वे में भी आते हैं और बगल में रीडिंग भी आते रहता है नंबर्स के रूप में। तो ग्राफिकल सिंबल भी आ रहा है, रीडिंग भी आ रहा है। तो वो लाइफ से रिलेटेड जो वाइटल साइंस वगैरह हैं, माने पल्स रेट हो गए, बीपी हो गया, और भी जो भी सिम्टम्स हैं शरीर के, उनको वो रीड करता है, सिग्नल्स के रूप में रीड करता है और उनका रीडिंग फिर वो डिजिटल फॉर्मेट में हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो है वो दोनों तरह के डेटा पर काम करता है, डिजिटल पर भी और एनालॉग पर भी। तो चलिए ये तो हमारा बात हो गया कि पर्पस वाइज कंप्यूटर्स में हम लोग किस तरह से क्लासिफाई किए, और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस वाइज मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह के डेटा पर कंप्यूटर्स काम कर रहा है उस आधार पर हम लोग उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटे। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स को उनके प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, उनके साइज के हिसाब से भी हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, मतलब अब जो डिवीजन होगा कंप्यूटर का वो उनके साइज और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, प्रोसेसिंग की जो उनकी क्षमता है उस आधार पर हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए इसमें शुरुआत हम लोग करते हैं साइज के हिसाब से, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलिए हेडिंग दे दें टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, या ये कहें कि दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स on the basis of their size and their processing capabilities। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं जो सबसे छोटे फॉर्म में अवेलेबल है वो है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, एम्बेडेड का अर्थ होता है किसी में पहले से इंसर्ट किया हुआ होना, पहले से मौजूद होना। तो एम्बेडेड कंप्यूटर से हमारा मतलब यहां पर यही है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स एक छोटे चिप के रूप में होता है जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लियंसेस, एप्लियंसेस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह के जो उपकरण हैं उनमें ये पहले से फिट रहता है। जैसे मान लो टेलीविजन में, जैसे मान लो हम लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हैं घर में, उसमें ओवन यूज करते हैं उसमें। ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो गीजर है, स्मार्ट टीवी है। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग कहते हैं कि आजकल जो व्हीकल्स आते हैं उसमें जहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का रोल प्ले होता है, तो उन सब में हम लोग कहते हैं कि भाई एम्बेडेड फॉर्म में हमारा कंप्यूटर्स है। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर हम ओवन का बात करें तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स अगर है उनमें तो उनका काम क्या है? तो डिफरेंट मोड्स उसमें होते हैं कि भाई इस तरह के फूड आइटम के लिए भाई इतना देर तक वो ऑन रहेगा, इतना देर तक वो उसको पकाएगा। ठीक है, फिर टेम्परेचर का जो भी अप डाउन होना है उस दौरान वो खुद करेगा, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल प्ले नहीं होता है। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, आप केवल उसमें कपड़े डाल दो, वो सारा काम जो उसका टाइमर सेट कर दो वो उसके अपने खुद अपने हिसाब से कर लेगा। कितना पानी लेना है, कितना डिटर्जेंट लेना है, कितनी देर उसको वॉशिंग मशीन
चलाना है, ऑपरेट करना है, फिर सुखाना है, वो सारा काम वो खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इन सब का इंस्ट्रक्शंस उसमें पहले से फीड रहता है, जिस आधार पर वो काम पूरा करता है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स आज के समय में हमारे बहुत सारे एप्लियंसेस, बहुत सारे उपकरणों में उपयोग में आता है। टेलीविजन में जैसे मान लो कौन सा फ्रीक्वेंसी में वो कन्वर्ट करेगा, कौन सा सिग्नल वो पकड़ेगा, ये सारा प्रोग्राम करके पहले से उसमें रहता है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स का वो बात हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में बात करें तो, या फिर हम लोग इनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, तो ये साइज में एम्बेडेड कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे इनको हम लोग फिर कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। लेकिन चलो पहले एक दो लाइन हम बात कर लें माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। हम लोग जनरली माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स को कहेंगे जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर आर्किटेक्टेड ऑन अ सिंगल चिप। एक सिंगल चिप में जो प्रोसेसर हमारा रहता है वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। जनरली ये सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं। जनरली ये सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं, मतलब एक समय में एक ही यूजर इस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनको फिर हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल्स और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कह सकते हैं। आज के समय में जो है मोबाइल, एक स्मार्टफोन जो है एक ऐसा डिवाइस है जो लगभग काफी लोगों के पास में है, और एक स्मार्टफोन का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आज के समय में हम लोग बहुत सारा काम इसमें कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड प्रोसेसिंग का हो या फिर डेटा प्रोसेसिंग का हो, म्यूजिक सुनना हो, वीडियो देखना हो, कोई मेल भेजना हो, मेल रीड करना हो, नेट को सर्फ करना हो, कोई इंफॉर्मेशन हमको निकालना हो, है ना। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो एक स्मार्टफोन परफॉर्म कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर भी करता है। हालांकि दोनों के बीच में अभी भी फिलहाल कुछ अंतर है, लेकिन वो अंतर धीरे 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 कम होता जा रहा है ना। फोन को वो सारे पावर्स धीरे धीरे मिल रहे हैं जो एक कंप्यूटर्स में होते हैं, एक कंप्यूटर में होते हैं। तो मोबाइल हो गया। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं अगला कैटेगरी इसका पोर्टेबल पीसीज या लैपटॉप कह सकते हो। पोर्टेबल पीसीज और लैपटॉप्स। तो जनरली ये मोबाइल से साइज में बड़े होते हैं, स्टोरिंग कैपेसिटी भी इनका मोबाइल से ज्यादा होता है। इसको हम लोग बैग में, ब्रीफकेस में एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ले जा सकते हैं। अपने पर्सनल कामों के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, पीडीए हो गया, ये सब जो है हम लोग कह सकते हैं पोर्टेबल पीसी के एग्जाम्पल है। लैपटॉप भी पोर्टेबल पीसी का एक एग्जाम्पल ही है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं। पोर्टेबल पीसी के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें लैपटॉप आएगा, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं डेस्कटॉप पीसीज। ठीक है, अब डेस्कटॉप इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग ऐसे कंप्यूटर्स को एक डेस्क के ऊपर आसानी से फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसमें सारा चीज वही जो कि एक लैपटॉप में रहता है, केवल इसका अपीयरेंस अलग है कि हम लोग इसमें इसको जो है एक टेबल पर, ये मूवेबल उतना इजीली नहीं होता है जैसे कि लैपटॉप वगैरह को हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये उतना आसानी से
पोर्टेबल नहीं है। और लास्ट जो है इनमें माइक्रो कंप्यूटर में वो है वर्क स्टेशंस। तो वर्क स्टेशन से जनरली हमारा मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क में कहीं जुड़ा हुआ है, वो ऐसा माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम नेटवर्क में कहीं पर जुड़े हुए हैं, प्रायः उसको हम लोग एक वर्क स्टेशन कहते हैं। जनरली इसका मेमोरी वगैरह जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दीज, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते होंगे एक दूसरे से थ्रू द नेटवर्क के थ्रू जो है इनमें डेटा शेयरिंग का काम परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये सब डिफरेंट सब कैटेगरीज हो गए माइक्रो कंप्यूटर्स के। इनके बाद चलिए हम लोग आते हैं मिनी कंप्यूटर्स में। अब जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, कॉमन सा बात है कि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगा, उसका पावर बढ़ता जाएगा। तो इसके बारे में वही बात करेंगे हम लोग कि मिनी कंप्यूटर्स जो है दे आर मोर पावरफुल एज कंपैरिजन टू माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। इनका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। जनरली ये मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं, एक खास बात इसमें जो कि उससे अलग है, दीज आर जनरली मल्टी यूजर सिस्टम्स, ठीक है। मल्टी यूजर सिस्टम्स का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा यूजर इसमें काम कर सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर्स को ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी इनके तुलना में ज्यादा है और स्टोरेज एरिया भी इसमें उनसे ज्यादा है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेन फ्रेम में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, अब ये मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल कि दीज आर, हम लोग कह सकते हैं दीज आर डिजाइन्ड टू हैंडल ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को ये काम करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही कह सकते हैं कि बड़े होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, जिनका की प्रोसेसिंग स्पीड काफी ज्यादा होता है और उनका स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा होता है। इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए रहते हैं कारण कि क्योंकि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर काम कर रहे हैं, बहुत ही हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स इनसे कनेक्टेड हैं और वो सब कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहे होंगे। हो सकता है एट द सेम टाइम सारे यूजर्स जो है वो एट द सेम टाइम डेटा पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर रहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि कह सकते हैं कि मेन फ्रेम जो है वो जनरली मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, जहां पर कि हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एक साथ काम कर रहे हों और जिनका स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा होता है और ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। जनरली अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो तुम देखोगे कि जैसे बैंक वगैरह में होता है कि बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं और एक जगह तुम देखोगे कि अलग रूम में बहुत सारा तार जुड़ा हुआ रहता है, एक बड़ा मशीन रहता है वहां, ठीक है। तो हम लोग उसको मेन फ्रेम कह सकते हैं कि वो मेन फ्रेम के रूप में काम कर रहा है, कि वो सर्वर के रूप में है ना, जहां पर सारे कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड है, हमारे बैंक के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब कनेक्टेड हैं उससे और उसके थ्रू ये सारे काम परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वर्कलोड हैंडल करने का क्षमता ज़्यादा होता है इन सब से और मेमोरी ज़्यादा होता है, मल्टीपल प्रोसेसर लगा हुआ रहता है।
और अब अगर हम लोग बात करें इसमें लास्ट, तो वो है सुपर कंप्यूटर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर जिसमें सुपर पावर है, सुपर कंप्यूटर मतलब ये सबका बॉस हो गया, है ना, जिसका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा, मैंने मेन फ्रेम के तुलना में भी ये काफी एडवांस्ड है ना। वही सब चेंजेस इसमें आएंगे कि इसको इसका साइज जो है इन सब कंप्यूटर्स से काफी बड़ा होगा, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी कई गुना ज्यादा होगा माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में, या मेन फ्रेम की तुलना में भी काफी ज्यादा होगा। मिलियंस ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि यूजर्स इस पे एक साथ काम कर सकते हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है पर सेकेंड ये परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सुपर कंप्यूटर्स का जनरली यूज होता है साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजीज वगैरह को हैंडल करने के लिए, तो या फिर सैटेलाइट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, रॉकेट को कंट्रोल करने के लिए। तो जहां पर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक्यूरेटली प्रोसेस करना हो, वहां पर सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। जनरली ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही इनका उपयोग होता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। इनको स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, और जो इनका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसका पूरा उपयोग कोई एक आम आदमी नहीं कर सकता है। कोई पर्सनल यूज के लिए सुपर कंप्यूटर नहीं खरीदता है, क्योंकि हमारे पर्सनल यूज के लिए हमारे लिए माइक्रो कंप्यूटर्स ही काफ़ी हैं, मोर देन इनफ है। एक सिंगल आदमी के उपयोग के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स ही मोर देन सफिशिएंट है, उसी से उसका सारा काम हो जाएगा, है ना, जो कि उसके बजट में भी आएगा। ये सब तो महंगे हो जाएंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जनरली वो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जिनका ऑफिस बहुत बड़ा है, या फिर उनका चेन पूरे देश में या विदेश में फैला हुआ, जनरली वहाँ सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर्स का जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है, जो हम तुमको कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है, हम लोग कह सकते हैं इट इज एज पावरफुल एज 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स। उतना गुना उसका ज़्यादा ये पावरफुल है। और जनरली इनका उपयोग साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, मिसाइल टेक्नोलॉजीज, ये सब में उपयोग में ये आता है। तो ये हमारा हो गया बात क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। एग्जाम में ये आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तुमको क्लासिफाई करने के लिए पूछा जाता है कि भाई कंप्यूटर्स कितने तरह के हैं, या फिर ये भी कह देता है कि भाई पर्पस वाइज या फिर टाइप्स ऑफ डेटा जिस पे वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उनका कैटेगराइजेशन किस तरह से हो रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, ये भी होता है। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज आप कंप्यूटर को एक्सप्लेन कीजिए कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो उस हिसाब से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी आसान है, इसको याद रखना, इसमें कहीं कोई दिक्कत तुमको आएगा नहीं। तो ये हमारा पहला चैप्टर के लिए वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हैं वो तुम लोगों को देखना है। इसमें हम लोग बेसिक चीजें कंप्यूटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा। कंप्यूटर होता क्या है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या क्या है। फिर हम लोगों ने बात किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर को भी हम लोग कैटेगराइज किए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। फिर और भी जो बेसिक चीजें थी वो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा।
इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए चैप्टर के साथ, वहां पर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग देखेंगे, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट चैप्टर का नाम है, कि उसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप का सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें फिर से हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, लैंग्वेज प्रोसेसर्स का, और भी अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स का। तो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर कंसेप्ट।